मेरा नाम रूपाली है। बचपन में ही मेरे माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा। जब मैं बड़ी हुई तो उनका हर काम मैं ही करने लगी। उनका बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन उस घर में सिर्फ वह अकेले ही रहते थे। मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनके परिवार वाले कहाँ रहते हैं। उन्होंने मुझे अपने घर पर रखकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया और वह बहुत अच्छे थे और हर तरह से मेरा ख्याल रखते थे। वह मुझे कपड़े पैसे हर तरीके से मेरी मदद करते थे। इस घर में मेरे अलावा दो नौकर और थे। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। यहाँ इतने बड़े घर में एक स्टोर रूम था जिसमें किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। अंकल ने मुझे खास तौर पर कह रखा था कि मैं उस कमरे की तरफ भी ना जाऊं और वह स्टोर रूम ऊपर वाली मंजिल पर था। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि पता नहीं इस कमरे में क्या है जो अंकल ने मुझे इस कमरे में जाने से मना कर रखा है। बल्कि उन्होंने तो ऊपर वाले फ्लोर पर जाने से ही मना कर रखा था। एक बार मैंने उनसे ऊपर वाले फ्लोर की सफाई करने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है तुम ऊपर की सफाई कर लो, लेकिन स्टोर रूम की तरफ मत जाना। मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आप मुझे उस कमरे की तरफ जाने से क्यों मना कर रहे हैं। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसान किए थे, इसलिए मेरे उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई थी। और मुझे यह भी पता था कि अंकल मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे इस घर में किसी बात की कोई परेशानी नहीं थी। मुझे यहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से खाती पीती और हर काम करती थी। मैंने अंकल को बहुत बार ऊपर वाले फ्लोर से आते हुए देखा था। शायद वह उसी कमरे से आते थे। कुछ दिन बाद अंकल को शहर से बाहर कुछ काम से जाना था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पूरे घर की चाबियां देकर कहा, तुम्हें पूरे घर में ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने के लिए भी मत जाना। वो मुझे बचपन से देख रहे थे और मुझसे कहा कि अच्छे से ध्यान रखना, खासकर इसलिए उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। यही वजह थी कि उन्होंने पूरे घर की चाबियां मेरे हवाले कर दी थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है आप फिक्र ना करें, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूंगी। अब मैं घर में सिर्फ अकेली थी और मुझे हर बात की आज़ादी थी। मैं अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकती थी। घर में जहाँ चाहे, जिस कमरे में चाहे जा सकती थी। अंकल के जाने के बाद मैं सोच रही थी कि आखिर ऊपर स्टोर रूम में ऐसा क्या है जो खास करके अंकल मुझे वहां जाने से मना कर गए हैं। अब तो मेरे पास पूरे घर की चाबियां थी और उन चाबियों में ऊपर के स्टोर रूम की भी चाबी थी। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मैं ऊपर जाकर देखूं कमरे में क्या है, लेकिन मैं यह सोचकर घबरा गई, क्या अगर अंकल को पता चल गया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गई थी, वह मुझे इस घर से निकाल देंगे। अंकल की और इस घर के अलावा मेरा कोई और सहारा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ही नहीं है। ड्राइवर तो अंकल के साथ चला गया और वॉचमैन भी घर के अंदर नहीं आता। मैं हिम्मत करके ऊपर जाने लगी। मैं सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते सोच रही थी कि हो सकता है कमरे में अंकल की कुछ बचपन की यादें हो और वह किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहती, या फिर उनका कोई कीमती सामान हो इसलिए उन्होंने हमें कमरे में जाने से मना कर रखा हो। यही सोचते सोचते मैं स्टोर रूम के सामने पहुंची और मैं 2 मिनट वहां खड़े होकर सोचती रही, लेकिन स्टोर का दरवाज़ा खोलते हुए मुझे डर लग रहा था। मुझे डर की वजह से बहुत पसीना आ रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि अंकल मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, इसी भरोसे के साथ वह सारे घर की चाबी मुझे देकर गए हैं। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ। अगर उन्हें मेरी इस हरकत का पता चल गया तो उन्हें कितना अफसोस होगा कि वह तो मुझे इस घर से ही निकाल देंगे। इस घर के अलावा मेरे पास रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। यह सोचकर मैं नीचे उतर आई। अंकल को गए हुए 1 हफ्ता हो गया था। अंकल के आने में अभी कुछ दिन बाकी थे। मैंने सोचा कि क्यों ना ऊपर वाले फ्लोर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक अंकल वापस आते तब तक ऊपर बहुत धूल जम जाती और मैं घर में अकेली थी। मेरा दिल नहीं लग रहा था। अंकल होते थे तो वह सारा दिन मुझसे कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम करवाते ही रहते थे। मैंने सोचा कि ऊपर के फ्लोर की सफाई ही कर लेती हूँ, मेरा समय भी गुजर जाएगा और साथ में सफाई भी हो जाएगी। जब मैं ऊपर सफाई करने के लिए गई तो फिर से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं स्टोर रूम खोल कर देखती हूँ। इस बार मैंने बिना देर किए एक चाबी स्टोर रूम के ताले में लगाई। उससे स्टोर रूम का ताला खुल गया।
मैंने डरते डरते स्टोर रूम के अंदर 2-3 कदम बढ़ाए। उसके बाद जो मैंने स्टोर रूम में देखा, वो देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि स्टोर में ऐसा कुछ होगा। मैंने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद किया और मैं भागकर नीचे आ गई। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी। अंदर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं स्टोर रूम के अंदर जाती और दरवाज़ा खोलती। जो मंज़र मैंने देखा, उससे मेरी रूह काँप गई थी। मैं अभी तक डरी हुई थी और काँप रही थी। मैं कह नहीं सकती थी कि कमरे में ऐसा कुछ हो सकता है। मैं तो सोचती थी कि स्टोर रूम में अंकल की कुछ पुरानी यादें होगी या उनका कोई बहुत कीमती सामान होगा जो वह किसी को दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैंने जो कमरे में देखा, वह तो कभी भी कोई सोच नहीं सकता। सब कुछ देखकर मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। घर में मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं कुछ देर तक सोफे पर बैठकर यही सोचती रही। कुछ देर बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने पानी पिया। मैंने सोचा कि अगर अंकल को पता चल गया तो वो मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा था, मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्यों था। अंकल का घर बहुत बड़ा था। मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं अंकल के कमरे में भी बहुत कम जाया करती थी। जब मुझे कुछ काम होता, मैं तभी उनके कमरे में जाती, या जब वह मुझे किसी काम से अपने पास बुलाते, तब मैं उनके कमरे में जाती थी। मैंने उनके कमरे को ठीक से देखा भी नहीं था, लेकिन मैंने स्टोर रूम में जो कुछ देखा था, अब मैं जानना चाहती थी कि अंकल आखिर कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोचा अंकल के कमरे में जाकर देखती हूँ, कभी वहाँ कुछ मिल जाए जिससे मुझे सच्चाई पता चल जाए। मैं अंकल के कमरे में गई और मैंने उनके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। उनके कमरे में किसी भी दरवाजे में लॉक नहीं लगा था। इस वजह से मुझे तलाशी लेने में बहुत आसानी हुई। अंकल शायद इस वजह से कहीं लॉक लगाकर नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उनका सिर्फ कमरे का दरवाज़ा लॉक था। आज मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया था। मुझे इस बात का बहुत अफसोस था, लेकिन मैं यह भी जानना चाहती थी कि ऊपर कमरे में मैंने जो देखा, उसका क्या मतलब है। मैं आज तक यही सोचती थी कि अंकल अकेले क्यों रहते हैं, उनका बाकी परिवार कहाँ है, लेकिन कभी उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। अंकल के कमरे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन उनकी अलमारी में कुछ फ़ोटो और एक डायरी मिली। मैंने उस डायरी को खोलकर देखा और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ी, मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं तो अंकल को बहुत रहमदिल समझती थी, लेकिन असल में अंकल तो कुछ और ही थे। वह डायरी पढ़ने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, क्योंकि डायरी में कुछ बातें ही लिखी हुई थी जो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई थी। अभी भी मैं अंकल का पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैं यही सोच रही थी कि किसी तरीके से मुझे पूरा सच पता चल जाए। वह कुछ फ़ोटो भी थे जो शायद अंकल के माता पिता के थे। मैंने उनके माता पिता की फ़ोटो पहली बार देखी थी। उनकी गोद में एक बच्चा था जो शायद अंकल ही थे। मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं अभी पूरा सच नहीं जान पाई थी। मैंने अंकल का कमरा पहले की तरह कर दिया और मैं कमरे से बाहर आ गई। मैंने स्टोर रूम भी ऐसे ही लॉक कर दिया था जैसे पहले था, क्योंकि मैं नहीं जान चाहती थी कि अंकल को पता चले कि मैं उनके कमरे में गई हूँ और मैंने उनके कमरे की तलाशी ली है, या उन्हें यह बात पता चले कि मैंने स्टोर रूम खोलकर देखा है। अब मुझे अंकल से डर लगने लगा था। मैं बचपन से इस घर में अंकल के साथ अकेली रह रही थी। जो मैंने स्टोर रूम में देखा, वह देखकर लेकिन कभी मुझे उनसे डर नहीं लगा, मगर आज मुझे अंकल से डर लग रहा था। अगर उन्हें पता चल जाता तो वह मेरे साथ पता नहीं क्या करते। हो सकता है वह मेरे साथ भी। अंकल के वापस होने का समय हो रहा था और मेरे अंदर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे उनका सामना करना पड़ा। मैंने जल्दी से उनको खाना दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं यह सोच रही थी कि अंकल को पता चल गया तो वह पता नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेंगे, कहीं वह मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। मेरे फ़ोन की घंटी बजी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो अंकल बोल रहे थे। अंकल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। यह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने सोचा शायद अंकल को सारा सच पता चल गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। यह सोचकर मुझे अंकल से खौफ आ रहा था। अंकल ने मुझसे कहा कि सर्दी बहुत है, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। यह सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैंने कॉफ़ी बनाकर अंकल के कमरे में भेज दी। अंकल ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुला लिया और मैं अपने पास बैठाया और पूछने लगे, क्या तुमने मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की तलाशी ली थी? उनकी बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैं सोचने लगी कि उन्हें कैसे पता चल गया, लेकिन मैं उनके सामने खामोश
सर झुकाकर बैठी रही। ऐसा क्या चाहिए था मेरे कमरे से जो तुम्हें मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी लेनी पड़ी? किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई थी? क्या मैंने तुम्हारा ख्याल रखने में कोई कसर छोड़ दी थी? अंकल बहुत ही आराम से मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनका भरोसा तोड़ा था। तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैं कमरे में घुसते ही समझ गया था कि किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली है। बोलो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए था? मेरी सारी दराज चेक की, मेरा सारा सामान उलट पुलट कर दिया। मैंने सोचा मैंने तो सारा सामान ठीक में रखा था। फिर अंकल को कैसे पता चला? तब फिर अंकल ने मुझे बताया कि मैं अपना सारा सामान बहुत अच्छे से रखता हूँ। मुझे कोई भी चीज़ इधर उधर पसंद नहीं। शायद तुम जल्दी से मेरा सामान ठीक से रखना भूल गई थी। अंकल बहुत गुस्से में थे, लेकिन फिर भी मुझसे नरमी से बात कर रहे थे। वो मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। आखिर मैंने उन्हें बता ही दिया कि मैं ऊपर वाले फ्लोर पर सफाई करने गई थी। मेरी नज़र स्टोर रूम पर सफाई करने गई तो मेरी नज़र स्टोर रूम पर पड़ी, तो मैंने अपना शक दूर करने के लिए स्टोर खोलकर देखा। जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी जान निकल गई। इसी वजह से मैं सच जानने के लिए मैंने आपके कमरे की तलाशी ली। मुझे लगा हो सकता है आपके कमरे में मुझे कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा जिससे मुझे पूरा सच पता चल जाए। लेकिन आपके कमरे में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो कुछ भी मैंने ऊपर देखा उसके बाद अगर मैं खामोश रहती तो वह मेरे लिए पाप होता। मुझे आपके कमरे में सिर्फ एक डायरी और कुछ फ़ोटो मिले थे, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या कोई आदमी किसी के साथ ऐसा भी कर सकता है? मैं तो आपको बहुत नेक समझती थी, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मैं कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती थी। मुझे अंकल से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे सब कुछ बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वह मुझे इस घर से निकाल देते, लेकिन जो भी मैंने ऊपर देखा उस सब के बाद मैं खामोश नहीं रह सकती थी। अंकल मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय मुस्कुराकर मुझे देखने लगे और मुझसे कहने लगे, जानकर खुशी हुई कि तुम्हें सही और गलत का फ़र्क मालूम है। तुम्हें पता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम्हें सच जानना था तो मुझसे पूछ लेती। तुम्हें इस तरह मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी नहीं लेनी चाहिए थी। मेरे कमरे की तलाशी लेनी चाहिए नहीं थी, लेकिन मैंने तुम पर भरोसा किया था। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुम्हें सच ही जानना था तो ठीक है, आज मैं तुम्हें सारा सच बताता हूँ। फिर तुम जान लोगी कि जो तुमने देखा वह सही था या गलत। मैं सिर्फ 4 साल का था जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पड़ोस में एक आदमी रहते थे जो पिताजी के देहांत के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मेरी माँ से शादी करने के लिए कहा। मेरी माँ ने उनसे शादी के लिए यह सोचकर हाँ कर दी कि वह मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, पिता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और मेरे पिता का कारोबार भी बहुत बड़ा था, वह उसे भी संभाल लेंगे, क्योंकि अकेली माँ से इतना बड़ा कारोबार नहीं संभाला जा रहा था और मैं भी उस समय बहुत छोटा था। शादी के बाद भी मेरे दूसरे पिता मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वह मुझे स्कूल छोड़कर आते और स्कूल से वापस भी लेने जाते थे। मेरी हर चीज़ का ख्याल रखते और मेरे साथ खेलते भी थे। मैं भी उनके साथ बहुत खुश रहता था। उन्होंने पिताजी का पूरा कारोबार संभाल लिया था। मेरी माँ भी उनके साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी माँ का और उनका साथ कुछ ही दिनों का था। शादी के 1 साल बाद ही मेरी माँ का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। मेरे पिताजी ने अपनी मौत से पहले ही अपनी वसीयत बना दी थी, जिसके मुताबिक सब कुछ मेरे नाम पर था। जब मैं 18 साल का होता तो पिताजी का सब कुछ मेरे नाम हो जाता। मेरी माँ के नाम भी ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक घर और कुछ जायदाद थी, जो कि उन्होंने मरने से पहले अपने दूसरे पति के नाम कर दी थी। अब जब तक मैं 18 साल का नहीं होता तब तक इस सारी जायदाद की देखभाल की जिम्मेदारी मेरे दूसरे पिता की थी। मेरी माँ के देहांत के बाद ही मेरे दूसरे पिता ने अपना रवैया मेरे साथ बदल लिया। उन्होंने मेरा स्कूल जाना भी बंद करवा दिया और मुझे सिर्फ कमरे में बंद रखते थे। मुझे खाने पीने को भी नहीं देते थे। जब मेरे मरने की हालत हो जाती तब मुझे थोड़ा सा पानी और थोड़ा खाना दे दिया करते थे। सारा सारा दिन मेरे पिताजी घर में अय्याशी करते रहते थे। उन्होंने सारे वफादार नौकरों को भी घर से निकाल दिया था और अपने जैसे ही पैसों के लालची आदमियों को घर में काम पर रख लिया था। वही उन्हीं के कहने पर सब कुछ करते थे। जब मैं कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता तो मेरे सौतेले पिता और उनके नौकर मुझे मारते थे। वह रोजाना अपने दोस्तों को घर पर लाते, पार्टियां करते और मेरे पिता के पैसे उड़ाते थे। अब तो उन्होंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था। एक दिन जब मैंने कमरे से भागने की कोशिश की तो मेरे पिता के एक नौकर ने मुझे देख लिया।
उसने मेरे पिता को बता दिया। उसके बाद तो वह आदमी मुझ पर और जुल्म करने लगा। मुझे सिर्फ कमरे में ही नहीं बंद किया करता था, बल्कि मुझे रस्सियों से बांध दिया। अब तो मुझ पर और ज़्यादा जुल्म होने लगा था। एक दिन मेरे पिता ने मुझे बताया कि मेरी माँ अपनी मौत नहीं मरी, बल्कि उन्होंने ही उसे मारा है। उन्होंने मेरी माँ को कोई ऐसी दवाई दी थी जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था और वह मुझे छोड़कर चले गई। मेरी सौतेले पिता ने मुझे बताया कि उसने यह सब कुछ मेरे पिता की जायदाद पाने के लिए किया था। वह मेरा ख्याल इसलिए रखता था ताकि मेरी माँ उससे शादी कर ले और बाद में वह उसे और मुझे मारकर सारी जायदाद हासिल कर सके। लेकिन मेरी माँ के मरने के बाद पता चला कि सारी जायदाद मेरे नाम पर है। वह तो मुझे भी मारना चाहता था, लेकिन 18 साल से पहले अगर वह मुझे मार देता या मुझे कुछ हो जाता तो सारा जायदाद ट्रस्ट में चली जाती। उसके हाथ कुछ नहीं लगता, इसलिए उसने मुझे अभी तक जिंदा रखा था। लेकिन ऐसा जिंदा रहना मौत से भी बदतर था। वह यह भी चाहता था कि मैं पागल हो जाऊं, क्योंकि इस हालत में सारी जायदाद सिर्फ उसके हाथ लगती। अब तो उसके जुल्म की वजह से मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। शायद मैं पागल ही हो जाता, और अगर बच जाता तो 18 साल के बाद वह ज़बरदस्ती सारे पेपर पर मुझसे साइन करवा कर मेरा मर्डर कर देता। मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं घर के सारे नौकरों से और अपने पिता के दोस्तों से हाथ जोड़कर विनती करता कि मुझे यहाँ से जाने दे, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। उल्टा मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे पागल कहकर चिढ़ाते थे। कुछ सालों तक मैं ऐसे ही एक कमरे में बंद रहा। मुझे सिर्फ इतना ही खाने पीने को दिया जाता जिससे मैं जिंदा रह सकूं। एक बार एक नौकर जब मेरे पास खाना लेकर आया तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ ऐसे कैसे रह रहे हो। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहली बार इस घर में देखा है। उसने मुझे बताया कि वह नया नया नौकरी पर आया है। फिर मैंने उसको अपनी सारी कहानी बताई। उस सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा। कोई आदमी इतने छोटे बच्चे पर इतना जुल्म कैसे कर सकता है, वह भी सिर्फ जायदाद के लिए। तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया है, भगवान तुम्हारे साथ ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। एक दिन जब मेरे सौतेले पिता शहर से बाहर गए हुए थे तो उस नौकर की मदद से घर से भागने में कामयाब हो गया। उसके बाद वह नौकर मुझे अपने गाँव ले गया। उसने मुझे अपने साथ ही रखा। जब मैं 18 साल का हो गया तो मैं अपने पिता के वकील के पास चला गया। वह मेरे पिताजी के दोस्त थे, इसलिए मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं जिंदा कैसे हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने जायदाद मुझे वापस कराने में मेरी मदद की। जब मेरे सौतेले पिता को पता चला तो उसने सबके सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने का ड्रामा किया। मैंने उसको सबके सामने माफ़ कर दिया और मैं उस आदमी के साथ अपने घर वापस आ गया। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए नफरत खत्म नहीं हुई थी। मैं चाहता था कि उसे अपनी किए की सज़ा मिले, लेकिन मेरे पास उसके पापों का कोई सबूत नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाया था और मैं अपना बचपन भी खो दिया था। इसी की वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मैं एक ऐसे आदमी को कैसे माफ़ कर सकता था। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, वह भी सिर्फ जायदाद के खातिर। मैं तो उससे इतना प्यार करता था, अगर वह मुझसे प्यार से जायदाद मांगता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ उसके नाम पर कर देता। लेकिन उसने मेरे और मेरी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा किया जिसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने ऊपर स्टोर रूम में जिस आदमी को रस्सियों से बंधा देखा है, वह मेरा सौतेला पिता ही है। जो उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद उसे सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, लेकिन मैं उसकी जैसा जालिम नहीं हूँ। मैं उसे समय पर खाना भी देता हूँ और पानी भी पिलाता हूँ और उस पर कोई जुल्म भी नहीं करता। बस मैंने उसे रस्सियों से बांधकर कमरे में बंद रखा है। जब तक मेरी माँ जिंदा थी उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि वह जानता था कि वह कुछ दिनों बाद मेरी माँ को मार देगा, और उसने ऐसा ही किया। वह तो मुझे भी रास्ते से हटा देता अगर नौकर मेरी मदद नहीं करता और मुझे अपने साथ नहीं रखता। अब जब तक वह जिंदा है मैं उसे ऐसे ही कैद में रखूँगा। मैं तो एक बिन बाप का बच्चा था। अगर वह मेरे साथ अच्छे से रहता, मुझे अपनी औलाद समझकर रखता तो मैं उसके लिए अपनी जान भी हाजिर कर देता। लेकिन सिर्फ जायदाद के लालच में आकर उसने मेरे और मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया था, जिसकी सज़ा उसे मिल रही थी और जब तक वह जिंदा है मिलती रहेंगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।